नमस्कार, मनोदल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव विकास के बारे में, जिसमें दो तीन सिद्धांत हैं कि पहले जो सिद्धांत क्या थे, उसके बाद में आया डार्विन का, लेमार का। सबसे पहले आता है लेमार का सिद्धांत, उसके बाद में डार्विनवाद का सिद्धांत आया, फिर उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत आया, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो जीवों की संरचना के जो आधार हैं उनके बारे में, जिसमें योजक कड़ियाँ किस प्रकार से क्या होती है, रचना होती है शरीर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं जैव विकास के बारे में कि जैव विकास होता क्या है, यानी जीवों का विकास हमारे धरती पर किस प्रकार से हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मत यह आता था कि विशिष्ट सृष्टिवाद या धार्मिक परिकल्पना। विशिष्ट सृष्टिवाद या धार्मिक परिकल्पना के जो मानने वाले लोग थे, इन्होंने ये कहा कि ईश्वर ने क्या की है, जो जीव है उनकी रचना की है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी ईश्वर की रचना है, ईश्वर एक अलौकिक शक्ति है, ये मानने वाले थे। विशेष सृष्टिवाद या फिर धार्मिक परिकल्पना, ये आता है, दोनों नाम एक है। ये क्या मानते थे कि सजीव की रचना ईश्वर ने की है। स्वतः उत्पत्तिवाद या फिर अजीवांत जीवोत्पत्ति, ये मानने वाले, ये लोग मानने वाले थे, वो क्या मानते हैं कि जीव की उत्पत्ति सजीवों से हुई है। जिनको मानने वाले जो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं वो थेलस, एनेक्सिमेंडर, जिनोफेनस, प्लेटो और अरस्तु। ये मानते हैं कि तालाब के कीचड़ से क्या बने, मेंढक बना, सांप बना, कछुआ बने, और धीरे धीरे क्या हुआ, मानव की उत्पत्ति हो गई। और सजीव, ये मिस्र वासियों ने क्या माना कि नील नदी का जो, नील नदी पहले क्या थी, सबसे बड़ी नदी थी नील नदी। तो नील नदी के कीचड़ में क्या हुआ, सूर्य की गर्मी की वजह से मेंढक बना, सांप बना और कछुए बने। और ये थेलस और एनेक्सिमेंडर, जेनिफोफेनिस, प्लेटो और अरस्तु ये मानते हैं कि तालाब में जो कीचड़ था उसे मेंढक, सांप और कछुए की उत्पत्ति हुई है। तो ये मानने वाले हैं कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई है। जीवांत जीवोत्पत्तिवाद, ठीक है। अब पढ़ेंगे, पहले क्या था, अजीवांत जीवोत्पत्तिवाद था, जिसे स्वतः उत्पत्तिवादी बोलते हैं। जीवांत नेक्स्ट है, थर्ड आता है जीवांत जीवोत्पत्तिवाद, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जीवांत जीवोत्पत्तिवाद ये बोलता है कि 17वीं शताब्दी में थे फ्रांसिस्को रेडी। इन्होंने ये प्रयोग करके सिद्ध किया है कि उत्पत्ति जीव से ही संभव है, यानी जीव की जो उत्पत्ति है वो जीवों से ही संभव है। इसको सहमति, इन्होंने जो प्रयोग किया ये बताया कि जीव की उत्पत्ति किससे संबंधित है, जीव से संबंधित है। फ्रांसिस्को रेडी, इनकी सहमति करने वाले थे लेजरो, स्लेपलियानजी और लुई पास्चर। इन दोनों ने क्या किया, इसकी सहमति की थी फ्रांसिस्को रेडी की। लुई पास्चर का प्रयोग देखो, इसके बाद में लुई पास्चर ने प्रयोग किया, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में क्या डाला, सोरबे को उबाल के, यानी थोड़ा टाइम तक उसने सोरबे को उबाला। उबाल करने के बाद में ये जो फ्लास्क था, इसका जो ऊपर वाली गर्दन होती है, फ्लास्क का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसको ऐसा आकार में मोड़ दिया, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ से जो विषाणु है वो अंदर नहीं जा पाए, यानी कि जो भी धूल मिट्टी कण या फिर जो भी कुछ पदार्थ जा रहा था वो यहीं अटक गया। ऐसा आकार के होने वाले से इस वाला जो सोरेब है उसमें नहीं मिल पाया, यानी ऐसा आकार के मोड़ देने करने के बाद में बहुत दिनों तक इसने इस फ्लास्क को रखा, लेकिन इसमें जीवाणु पैदा नहीं हुए, क्योंकि कोई दूसरा जीवाणु इसमें प्रवेश नहीं कर पाया। तो ये सिद्धांत बोलता है, फ्रांसिस्को का सिद्धांत, कि क्या हुआ, जीवों से जीवों की उत्पत्ति हुई है, यानी जीवांत जीवोत्पत्तिवाद। ये इसको लुई पास्चर ने सिद्ध किया है कि इस प्रयोग से सोरबे को उबाल करने के बाद में इसने ऐसा आकार में मोड़ दिया, बहुत दिनों तक रखा, फिर भी कोई जीवाणु पैदा नहीं हुआ। ब्रह्मांडवाद ये बोलता है कि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी से नहीं हुई, जबकि अन्य ग्रह से हुई है। ब्रह्मांडवाद से वही समझ रहे हो कि ब्रह्मांड से हुई है, ये मानते, ब्रह्मांडवादी ये मानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति है वो पृथ्वी से न होकर जो जीव आए वो अन्य ग्रह से आए हैं। अब इनको मानने वाले थे रिचर्ड बारहेनियस, होयले और बॉन्डी। बारहेनियस, होयले और बॉन्डी और रिचर्ड, ये सभी ये मानते हैं कि ब्रह्मांडवाद को मानने वाले हैं, इनके नाम है। आधुनिक परिकल्पना, जो हम इस टाइम में जो इस परिकल्पना पे चल रहे हैं, जिनको मान रहे हैं, वो है मॉडर्न हाइपोथेसिस। 1924 में एक नाम आता है AI ओपेरिन, ये थे जीव रसायन शास्त्री थे AI ओपेरिन। इन्होंने प्रकाशित किया था एक मोनोग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के टाइप में, जो पैराग्राफ होता है उसको छोटे रूप में बोलते हैं मोनोग्राफ। उन्होंने एक मोनोग्राफ दिया था, दी ओरिजिन ऑफ लाइफ। दी ओरिजिन ऑफ लाइफ 1924 में प्रकाशित होता है। AI ओपेरिन ने इसको प्रकाशित किया था। इसमें जो हमारी आज की विचारधारा है वो इसी की उत्पत्ति है। अब इसको बोलते हैं जीव रसायन उद्भव भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या थे, जीव रसायन शास्त्री थे, तो इन्होंने इसको कहा जीव रसायन उद्भव।
सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रासायनिक विकास, यानी रासायनिक विकास को माना। रासायनिक विकास से जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों का क्या हुआ, संश्लेषण हुआ। यानी कि शरीर जो पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या हुआ, अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हुई, रासायनिक विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, पदार्थों का संश्लेषण हुआ, जिससे आवश्यक पदार्थ थे ना उनका निर्माण हुआ, और निर्माण होने की वजह से क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जैविक विकास होता है। तो सबसे पहले ये मानते हैं कि सबसे पहले जिसका विकास हुआ वो था कोशिका सदृश्य विषाणु या वायरस। ये सबसे पहले क्या था, एक कोशिकीय जीव था, जिससे धीरे धीरे विघटन होता हो गया, और जैसे पीढ़ियां बीतती गई तो उसमें क्या हो गए, बहुकोशिकीय जीव आ गई। ये आज भी हम इसको मानते हैं। एआई ने दिया था ये रासायनिक विकास। इन्होंने कहा कि पृथ्वी में क्या हुआ, रासायनिक क्रिया हुई, यानी रासायनिक विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, पदार्थों का संश्लेषण हुआ, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण हो गया, जिससे आवश्यक पदार्थों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, और निर्माण होने से जैविक विकास हो गया। और सबसे पहले जो बना वो कोशिका सदृश्य विषाणु बना। जो पहले क्या था, एक कोशिकीय जीव था, और इसी में विघटन होने के बाद में बहुत सालों बाद बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित तत्व है CNOH। ये मानते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनमें क्या हुआ, भौतिक व रासायनिक क्रिया हुई, जिससे रासायनिक जैविकीय विकास हुआ पृथ्वी पर। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, पृथ्वी पर उपस्थित तत्व कौन से हैं, CNOH। प्रथम अवस्था, इसमें 4 अवस्था पढ़ेंगे हम। इन्होंने क्रिया, रासायनिक क्रिया हो रही, तो रासायनिक क्रिया के बारे में बताएंगे। देखो कैसे कैसे ये कोशिका सदृश्य विषाणु का निर्माण हुआ। ये है, इसमें पृथ्वी पर उपस्थित तत्व थे, कौन कौन से पृथ्वी पर उपस्थित थे, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था। अब इनमें रासायनिक क्रिया होगी। तो पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम अवस्था में मीथेन का निर्माण हुआ, जल बना, अमोनिया का निर्माण हो गया। तो पहली अवस्था में किसका निर्माण हुआ, मीथेन बना, जल बना, अमोनिया का निर्माण हुआ। रासायनिक विकास हुआ द्वितीय अवस्था में, जिसमें रासायनिक विकास में क्या बना, एमिनोअम्ल, अमोनिया बना। तो अब सेकेंड अवस्था में बन गया एमिनोअम्ल, शर्करा का निर्माण हुआ, वसा अम्ल का निर्माण हुआ। तीसरी अवस्था में बना न्यूक्लिक अम्ल बन गया, प्रोटीन बना, और वसा का निर्माण इसमें भी होता है। चौथी अवस्था में न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ और विषाणु की उत्पत्ति का आधार बनाई। थर्ड आता है जैविक अवस्था। जैविक अवस्था देखो, विषाणु की उत्पत्ति, एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति, संश्लेषण, वृद्धि, परिवर्तन, पोषण विधियों का निर्माण, परिजीविता, मर्त जीविता, ये मानती है जैविक अवस्था। यानी कि विषाणु की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद में एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हो गई, संश्लेषण हुआ, फिर वृद्धि हुआ, फिर परिवर्तन हुआ, फिर पोषणीय विधियों का निर्माण हुआ, फिर परिजीविता हुई, फिर मर्त जीविता हुई, जिससे क्या बना, सदस्य विषाणु की उत्पत्ति हो गई। ये थी अवस्थाएं। चौथी अवस्थाएं हो गई किस प्रकार से, आप समझ गए, सदस्य एक कोशिकीय जो सदस्य विषाणु की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर क्या हुई, सदस्य विषाणु की उत्पत्ति हुई। नीलहरी शैवाल पहला प्रकाश संश्लेषी जीव था। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि सदस्य विषाणु की सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई। पृथ्वी में कौन सी पाई जाती थी, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों गैस से थी। इनमें रासायनिक क्रिया हुई और सदस्य विषाणु की उत्पत्ति हो गई। नीलहरी शैवाल था वो पहला प्रकाश संश्लेषी जीव था, जो किसमें प्रेजेंट था, पादप और जंतु दोनों में प्रेजेंट था। ये आज भी प्रेजेंट है। युगलिना इसका एग्जाम्पल है, जो क्या है, आज भी इसमें नीलहरी शैवाल पाया जाता है, जो पादप और जंतु दोनों का उदाहरण है युगलिना। सरलतम यानी कि जैव विकास की परिभाषा आएगी अब। सरलतम संरचना वाले सजीव पदार्थ से क्या हुआ, जटिलतम संरचना वाले जीवों में क्रमिक विकास होता गया। पर क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, जीव विकास कहते हैं। जैव विकास के अब सिद्धांत आते हैं। जैव विकास का विकास हमने पढ़ लिया कि किस किस रूप में बताया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया। जैव विकास का सिद्धांत सबसे पहले लेमार्क ने दिया, फिर डार्विन ने दिया, फिर उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत आता है। तो सबसे पहले प्रथम आया लेमार्कवाद था। जो लेमार्क था वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। उसने 1809 में एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिक में उसने क्या किया, एक लिखा था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था। और इसमें इसने 4 नियमों पर आधारित था इनकी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी 4 नियम बताए, उसी के ऊपर आधारित है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या नाम था ग्रंथ का, फिलोसोफिक जूलॉजिक। लिखा किसने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने 1809 में। अब देखो, सबसे पहले उत्तरोत्तर वृद्धि का नियम देते हैं कि क्या होगा, उत्तरोत्तर वृद्धि जीव में क्या होगी, आंतरिक शक्तियां प्रेजेंट होती हैं। और ये आंतरिक शक्तियां यानी कि जो जीव है उस जीव के अंदर ही क्या होंगी, अपनी खुद की आंतरिक शक्तियां होती है, वो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगी। और एक वृद्धि की क्या होगी, एक सीमा होगी, जिससे क्या होगा,
जो सीमा है उसके अनुसार ही क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी। ये इसमें स्पष्ट नहीं है कि जो आनुवंशिक है और वातावरण है वो किस पर डिपेंड करता है, ये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि में लेमार्क ने नहीं बता पाई। नवीन आवश्यकताओं के अनुसार नवीन अंगों का विकास। उत्तरोत्तर वृद्धि आप सीख गए कि क्या होगा, जीव में आंतरिक शक्तियां ही प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। नवीन आवश्यकता अनुसार नवीन अंगों का विकास। इन्होंने क्या कहा कि जैसे हमारे शरीर में किसी आवश्यकता पड़ी किसी चीज की, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, मांसपेशियों को आदेश देता है। जो मांसपेशियां आदेश देने के बाद में उस अंग का क्या हो जाएगा, नवीन अंग का विकास हो जाएगा। ये बोलना चाह रहे हैं इसमें कि नवीन आवश्यकताओं के अनुसार नवीन अंगों का विकास होगा। ये होगा जैसे कि इसमें अब इसको भी अवैज्ञानिक माना गया, क्योंकि अगर व्यक्ति की हमेशा क्या इच्छा रहती है, उड़ने की इच्छा रहती है। अगर उड़ने की इच्छा रहती है तो ब्रेन में ये जाना चाहिए कि क्या होगा, कि हमें क्या मिलने चाहिए, पंख मिलने चाहिए, लेकिन हमारे अभी तक पंख नहीं हुए, तो ये भी इसका क्या होगा, अवैज्ञानिक है। तो ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि उत्तरोत्तर वृद्धि का नियम है वो किस प्रकार से है, कि ये जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है वो आनुवंशिक हो रही है या वातावरण के प्रभाव से हो रही है। तो पहला नियम भी खारिज हो गया। दूसरा नियम भी इनका खारिज हो जाता है कि इन्होंने ये कहा था कि ब्रेन क्या करता है, मांसपेशियों को आदेश देता है। अब जो तीसरा बात इन्होंने कहा, क्या कही कि अंगों की उपयोग एवं अनुपयोग का नियम दिया इन्होंने क्या कहा कि जो महत्वपूर्ण अंगों का विकास उपयोग के अनुपात में होगा, जो अनुपयोग है वो धीरे धीरे सुसुप्त हो जाएंगे या फिर लुप्त हो जाएंगे। इन्होंने ये सबसे विश्वसनीय इनका अंगों के उपयोग और अनुपयोग का नियम, क्योंकि जिराफ का उद्विकास का नियम इन्होंने दिया था। ये अफ्रीका के रहने वाले थे, इसलिए क्या करेंगे, अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, एक जिराफ पे अध्ययन किया। तो जिराफ पहले क्या था, हिरण की आकृति का था, यानी हिरण के समान ही था जिराफ भी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अफ्रीका के उसमें जंगलों में क्या हो गया, घास जो पेड़ घास कम हो गई तो पेड़ों पर खाने लगे, ठीक है, ये जो जीव थे वो। तो उसमें क्या हुआ, ऊंचे पेड़ों से भोजन प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, जिराफ ने अपने गर्दन ऊपर फैलाना शुरू कर दिया। गर्दन ऊपर फैलाने की वजह से उसकी गर्दन और जो आगे वाले टांगे हैं वो क्या हो गई, लंबी हो गई। ये उसने उदाहरण दिया कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का नियम। और बिलों में रहने वाले, अब इसके तो क्या हुआ, उपयोग होने की वजह से उसके टांग और गर्दन लंबी हो गई। अब इसमें अनुपयोग का नियम, यानी कि लुप्त कौन से अंग हुए, इन्होंने ये कहा कि बिलों में रहने वाले, जो नीचे अपनी रेत खोद के वो नीचे बिल बना के रहते हैं, उन जीवों के बारे में कि जो बिलों में रहने वाले जो जीव थे वो रेंगकर चलने में क्या हो गए, पहले उनके पाद थे, तो पाद होने की वजह से, यानी पैर थे, पैर होने की वजह से वो रेंगकर चल नहीं पाते थे, उनमें बाधा उत्पन्न होती थी, जिस वजह से क्या हो गए, पाद धीरे धीरे लुप्त हो गई। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। इसमें उपार्जित लक्षण क्या होंगे, अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे और इसी प्रकार से नई जाति का उद्भव हो जाएगा। ये था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। अब इसकी आलोचना करते हैं बिजमेन ने ये किया, देखो अंगों के उपयोग और अनुपयोग के नियम का तो किसी ने खंडन नहीं किया, लेकिन उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ये बोलता है कि अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, नई जाति हस्तांतरित होते हैं और नई जाति का उद्भव होता है। आलोचना इसकी करते हैं बिजमेन, ये नाम याद रखेंगे। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है, उसकी आलोचना करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, तो बिजमेन थे। बिजमेन ने क्या किया, एक चूहा लिया, चूहे की जो 19 पीढ़ियों तक वो क्या करता रहा, इसकी पूंछ काटता रहा, लेकिन ये क्या हुआ, पूंछ विहीन, लेकिन लास्ट में फाइनली क्या हुआ, पूंछ विहीन चूहा ही पैदा हो गया। उसने 19 पीढ़ियों के वो काटे पूंछ, फिर भी क्या हुआ, पूंछ विहीन चूहा पैदा हुआ। तो इसका क्या हो गया, खंडन हो गया कि जो इसने हासिल किया वो अगली पीढ़ी में भी जाएगा, तो इसकी भी पूंछ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पूंछ विहीन चूहा पैदा हो गया। चूहा पूंछ काटी, फिर भी पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। महिलाओं के नाक, जैसे हमारे क्या होता है, भारत में क्या होता है, महिलाओं के नाक कान छिदवाने की परंपरा है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट पीढ़ी में भी क्या होता है, नाक कान छिदे हुए नहीं आते, नाक कान छिदवाने ही पड़ते हैं। अर्थात जननिक कोशिकाओं में परिवर्तन की, यानी कि जनन कोशिकाएं, उन्हीं में अगर परिवर्तन होता है तो वो ही क्या होगा, वंशानुगत होगा। बाकी जो कोशिकाएं उनमें कोई भी परिवर्तन हो तो वो क्या होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। ये इसका परिणाम है कि जननिक कोशिकाओं में परिवर्तन क्या होंगे, वंशानुगत होंगे। लेमार्क माद का महत्व क्या है, इसने सबसे पहले दिया, इस वजह से क्या हो गया, इसने जैव विकास को समझाने का इसका पहला प्रयास था, यानी कि इन्होंने क्या कि अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया था जैव विकास के लिए, दूसरे लोगों के लिए सच्चाई खोजने की पृष्ठभूमि तैयार की एवं चर्च को चुनौती दी। चर्च हमेशा क्या मानते थे, इस प्रभु को अलौकिक शक्ति मानते थे, और समाज की जो संरचना है वो उन्होंने क्या माना, भगवान की रचना ही माना। तो चर्च को चुनौती देने वाले थे, सच्चाई की खोज की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले थे। इन्हीं की सहायता, लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया, डार्विन ने उद्विकास को समझने के लिए इन्हीं के सिद्धांतों का सहारा लिया था। डार्विन ने, लेमार्क की कमी क्या थी, ये सिद्धांत नहीं है
क्योंकि इसमें प्रयोग पर आधारित नहीं है और ये सिद्ध भी नहीं कर पाए थे, तो सिद्धि का परिणाम भी नहीं कुछ, और प्रमाण भी कोई आधारित नहीं है, इसलिए लेमार्कवाद की ये कमी की एक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट आता है डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे डार्विन। इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने इसमें बताया था प्राकृतिक कवरवाद का सिद्धांत दिया था। इसे क्या कहा जाता है? डार्विनवाद भी कहा जाता है। तो डार्विनवाद का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक कवरवाद का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने एक पुस्तक में इसकी चर्चा की है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इस 1859 में प्रकाशित होती है पुस्तक। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे डार्विन। जीवों में इन्होंने देखो डार्विनवाद में क्या है, जीवों में संतानोप्ति की प्रचुर क्षमता होती है। जैसे जीवों में जो संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता किस प्रकार से है, देखो फल मक्खी ड्रोसोफिला क्या करती है? अपने जीवन काल में एक लगभग 200 अंडे देती है अपने जीवन काल में, ठीक है। अब ये इसमें से 200 अंडे देगी एक बार में, तो 10 से 14 दिन में ये इसमें क्या हो जाती हैं? अंडों के बाद में मक्खियां बन जाती हैं। तो सभी, अगर ये मक्खियां सभी जीवित हो गई तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें 20 करोड़ मक्खियां होगी, और 20 करोड़ियां अगर मक्खियां जीवित रहेगी सभी की सभी, तो क्या होंगी? एक ही जाति की बहुलता आ जाएगी। यानी जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन उसी के अनुसार उसमें क्या होता है, इसके बाद में आगे के विचार में चर्चा करेगा इसके बारे में। अभी तो इसने ये बता दी कि एक जाति की बहुलता हो गई। जीवन संघर्ष अब इसमें चलेगा, यानी कि एक जाति की बहुलता तो नहीं रहेगी, और जातियां भी हैं तो वो भी क्या करेंगे? अपना प्रभाव ही देखेंगी, तब क्या चलेगा? जीवन संघर्ष चलेगा। तो अंतर जातीय या सजातीय संघर्ष, यानी एक ही जाति के अंदर, यानी कि भेड़ की भेड़ में, कुत्ता की कुत्ता में, ऐसे इस प्रकार से जैसे एक अंतर जातीय या सजातीय संघर्ष। अंतरजातीय संघर्ष जैसे भेड़ की कुत्ता के साथ में, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों अपने जीवन को बचाने की कोशिश में है कि दोनों अगर बचेंगे तो जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो क्या होगा? जीवित रहेगा। यानी जाति की जाति में, जो दूसरी जाति की दूसरी जाति से, वातावरणीय संघर्ष यानी एनवायरनमेंट से, कभी क्या होती है? सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वातावरणीय संघर्ष होगा, अंतरजातीय संघर्ष होगा और अंतरजातीय संघर्ष होगा। ये एनवायरनमेंट के अंदर ही होता है। यानी इसके अंदर जीवन संघर्ष 3 टाइप का होता है: अंतरजातीय और वातावरणीय संघर्ष। विभिन्नताएं और उनकी वंशानुगति, इसने ये बताया कि जो सजीव है उनमें क्या आ जाएंगी? पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आ जाएंगी और उनकी वंशानुगति होती रहेगी। योग्यतम की उत्तरजीविता अथवा प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण होगा कि प्रकृति क्या करती है? अपने अनुसार जो जीव है, जो रहने वाले जीव है, उनको कंट्रोल करके रखती है कि उनकी जनसंख्या बढ़ती नहीं है, सभी क्या होती है? इक्वल फॉर्म में। प्राकृतिक यानी जो योग्य होगा वही क्या रहेगा? जीवित रहेगा। योग्यतम की उत्तरजीविता अथवा प्राकृतिक वर्ण। नई जातियों की उत्पत्ति, वातावरण तथा परिस्थितियों में क्या होगी? निरंतर नए लक्षणों की आगमन होता रहता है, जिससे क्या होगा? वह पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जो लक्षण है, नए लक्षण आ रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे, और सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद में अगर हम उस जीव को देखेंगे तो जिससे वो बना, यानी कि मूल था, जो पीढ़ी से स्टार्टिंग हुई है निरंतर परिवर्तन आना, उसको, और जो लाखों हजारों साल बाद हम उसको, जो मूल जीवधारी था उससे बिल्कुल भिन्न आएगा, नई पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, नई जातियों की उत्पत्ति होगी। सबसे पहले क्या चला? जीवन संघर्ष चला, विभिन्नताएं उनकी वंशानुगति होगी। सबसे पहले तो क्या हुआ? जीवोपार्जन, यानी कि जो सजीव होते हैं उसमें सबसे अधिक क्या होती है? जीवोपार्जन की क्षमता होती है। फिर उनमें जीवन संघर्ष चलता है, फिर विभिन्नताएं आती हैं और उनकी वंशानुगति होती है। फिर योग्यतम की उत्तरजीविता यानी संघर्ष चलता है अथवा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत आता है। फिर नई जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अब देखो, इसने तो ये इतना बता दिया। अब डार्विनवाद की आलोचना होगी। इन्होंने क्या कहा है कि हमेशा उसने क्या कहा है कि हमेशा प्रकृति में संघर्ष चलेगा, जो कि गलत बात है, क्योंकि प्रकृति में सहयोग की भावनाएं भी पाई जाती है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये बोलता है कि उत्परिवर्तन, संकरण और अंतर प्रजनन की बात करता है। अंगों के उपयोग व अनुपयोग तथा अवशेषी अंगों की उपस्थिति को ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। विभेद कहाँ से होता है, यानी कि इसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी में विभेद हुआ, वो विभेद कहाँ से होता है? विभेदों से हस्तांतरण की व्याख्या है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण गए, ये उनको बोलते हैं हस्तांतरण। हस्तांतरण की व्याख्या ये सही नहीं कर पाया डार्विनवाद, ये इसकी आलोचना थी। अब आता है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद दिया था ह्यूगो डी व्रीज, नाम याद रखना, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, 1901 में आता है। इसका इन्होंने एक पादप पे खोज की थी, उस पादप का नाम है इवनिंग प्रिमरोज। नाम क्या है पादप का? इवनिंग प्रिमरोज नाम है। उनके अनुसार क्या होगा? एक नई जाति में क्या होगी? बड़ी विभिन्नता आएगी। अचानक जो भी हुआ है वो उत्परिवर्तनवाद है। अचानक जहाँ पे भी नाम मिलता है वो उत्परिवर्तनवाद है। यानी कि एक क्या था? ये पौधा देखा, इवनिंग प्रिमरोज में इसने प्रयोग किया था, तो इसने क्या कहा? नई पीढ़ी, एक पीढ़ी थी
तो अचानक उसमें क्या हुआ, एक ही बार में अचानक ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी विभिन्नता आएगी, जिससे क्या हो गया, नई पीढ़ी का निर्माण हो गया। एक पौधे में क्या हुआ, अचानक परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन वो क्या होगा, स्पष्ट व स्थायी होगा और बड़ी विभिन्नता दिखाई देंगी। ये क्या है, उत्परिवर्तनवाद है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत इसने दिया कि नई जीव जातियों का क्या होगा, विकास होगा, नई जीव जातियों का निर्माण होगा, एक बार स्पष्ट दिखाई दे, स्थायी आकस्मिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये आएंगे। नई जीव जातियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ कि अचानक क्या हुआ, आकस्मिक परिवर्तन हुआ, यानी जो नई छोटे छोटे जो परिवर्तन है उनको नहीं मानते। नई जीव जातियों का निर्माण होगा, वो क्या होगा, अचानक आकस्मिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसने माना है हुगो डी ब्रिज ने, कि जो छोटे छोटे परिवर्तन है उनको नहीं मानते हैं। उत्परिवर्तन प्राकृतिक प्रवृत्ति, पहले तो क्या कहा, नई जीव जातियों का क्या होगा, आकस्मिक परिवर्तन होगा, नई जीव जातियों का विकास होगा। उत्परिवर्तन प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक प्रवृत्ति लिए होगा, जो कम या ज्यादा और सुप्त हो सकता है। यानी कि जो उत्परिवर्तन है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और कभी कभी क्या हो जाता है, सुप्त भी हो जाता है। यानी उत्परिवर्तन वो लगातार नहीं चलेगा, कभी तो कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी ये सुप्त, यानी कि बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं होगा। जाति का पहला सदस्य जिसमें परिवर्तित लक्षण दिखाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तक बोलते हैं। तो उत्परिवर्तक को क्या हो गया, एक जाति में क्या हुआ, परिवर्तन होगा। तो पहला जो है ना, जिसमें परिवर्तन आया है, तो उसको पहला उसने क्या कहा, उत्परिवर्तक का है। उत्परिवर्तन क्या होगा, अनिश्चित होगा, यानी कभी कम, कभी ज्यादा, कभी सुप्त, कभी किस तरफ, कभी किस तरफ, यानी उत्परिवर्तन क्या है, अनिश्चित है। अचानक नए जीव की उत्पत्ति होने से वो क्या होगा, जनक से बिल्कुल ही भिन्न होगा। जैव विकास के प्रमाण दिए इन्होंने उत्परिवर्तन के सिद्धांत। देखो, उत्परिवर्तनवाद को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन के सिद्धांत है उन्हीं को बोलते हैं, हुगो डी ब्रिज ने दिए। पहले तो इसने क्या कहा कि नए जो जीव है, नए जीव जातियों का क्या होता है, आकस्मिक रूप से निर्माण होता है। दूसरा इन्होंने कहा उत्परिवर्तन प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक प्रवृत्ति लिए होगा। जाति का पहला सदस्य होगा, उसने कहा उत्परिवर्तक। और उत्परिवर्तन है वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, और अचानक नए जीव क्या होंगे, जनक से बिल्कुल भिन्न होंगे। ये इसने क्या बताया, उत्परिवर्तनवाद में उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। अब जैव विकास के परिणाम हमें मिलते हैं। तो जैव विकास के परिणाम, ये तो हो गया उत्परिवर्तनवाद, इतना हुगो डी ब्रिज के बारे में 1901 में इन्होंने दिया था। अब जैव विकास के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं हमें, उन प्रमाणों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ते हैं हम। वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण, यानी वर्गीकरण से, जैसे एक वर्ग में कौन से सदस्य हम पढ़ते हैं ना, समान संरचना और समान आकार के जितने भी वर्ग थे ना, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उन सभी को क्या किया, एक वर्ग में रख दिया। जैसे कि देखो, अब आपके समझ में आएगा, वर्ग में बताऊंगी। मछलियों को किस में रखा, स्पीशीज वर्ग में रख दिया। जल व थल को रख दिया एमेफीबिया में, रेंगने वाले को रेप्टिलिया, उड़ने वाले को एवीज, स्तनधारी को क्या कहा इसने, सॉरी, मेमेलिया का। इनमें क्या होती है, इन एक वर्ग में इनको क्यों रखा, क्योंकि इनकी सभी में क्या है, मेरुदंड है, वो तो प्रजेंट है, और उत्पत्ति भी समान पूर्वजों से इनकी मानी गई है। तो मेरुदंड, प्रजेंट, उत्पत्ति समान, उनको क्या रख दिया, एक वर्ग में रख दिया। तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, यानी कि जैव विकास तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण ये मानता है कि जो समजात अंग है, जिसकी क्या होगी, संरचना तो समान होगी और कार्य में समान या भिन्नता हो सकती है। समजात अंग, समजात यानी है कि जो अंग है वो तो क्या है, समान है, यानी संरचना इनकी समान होगी। अब कार्य समान भी हो सकते हैं और ये भिन्न कार्य भी कर सकते हैं, और इनकी समानता को क्या बोलते हैं, समजातता कहते हैं। समजातता होगी जिनमें क्या होगी, संरचना समान होगी, कार्य भी समान होगी। अब इस प्रकार की जो समानता किसी जीव में पाई जाती है उसे बोलते हैं समजातता। एग्जाम्पल दे दे, सील के जो फ्लीपर होते हैं वो, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना, इनमें क्या होता है, ह्यूमरस पाया जाता है, रेडियस अल्ना पाई जाती है। आपने पढ़ी होगी मनुष्य के बारे में, तो आपको नहीं पढ़ाया होगा। सब में क्या पाई जाती है, सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना, इन सभी में ह्यूमरस पाई जाती है, रेडियस अल्ना पाई जाती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ठीक है, ह्यूमरस किसे बोलते हैं, ये वाली है, रेडियस अल्ना ये वाली है, ह्यूमरस ये है, रेडियस अल्ना ये है अपनी, और कार्पल्स इसे बोलते हैं, मेटाकार्पल्स ये होती हैं, फ्लेंजेज ये ऊपर फ्लेंजेज होती हैं। भ्रूणिक विकास इनका क्या होता है, एक समान होता है, उनके कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सील के फ्लीपर अलग कार्य करेंगे, चमगादड़ के पंख उड़ने के काम करते हैं, मनुष्य के हाथ अलग काम करते हैं, घोड़े की अगली टांग अलग काम करती है, बिल्ली का पंजा अलग काम करता है। तो ये काम तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनका भ्रूणिक विकास क्या हुआ, समान हुआ है, क्योंकि इनमें ह्यूमरस भी है, रेडियस अल्ना भी है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स भी प्रेजेंट रहते हैं।
सेकंड ये हमें बताता है कि समवर्ती अंग, पहले क्या था, समजात अंग है, यानी तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, यानी कि अलग अलग जीव हैं लेकिन उनमें देखो तुलना कर रहे हैं एक जीव की दूसरे जीव में कि किस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ है, किस प्रकार से जैविक विकास हुआ है। तो इन्होंने इनकी तुलना की, इनको देखा तो सब में क्या पाया गया है, समान पाया गया है। अब समवर्ती अंग, समवर्ती अंग कौन से होते हैं, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपार्जित हो जाते हैं तथा एक से दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं समवर्ती अंग। अंग क्या है, समान है, यानी कि एक समान दिखाई देने वाले क्या, उन्हें क्या बोलेंगे, समवर्ती अंग। मूल रचना व भ्रूणीय परिधान क्या होंगे, इनके भिन्न भिन्न होंगे। उनमें क्या थे, भ्रूणीय परिधान समान था, मूल रचना व भ्रूणीय परिधान भिन्न होंगे, उन्हें समवर्ती अंग। तथा इस समानता को बोलते हैं समरूपता, जिसमें क्या होगी, दिखाई कैसे देंगे, समरूपता। देखो समरूपता से समझ लो, रूप क्या होता है, हम जो देखते हैं, यानी समरूपता, समानता को क्या बोलते हैं, समरूपता दिखाई बोलेंगे। जैसे तितली, पक्षी, चमगादड़, इनमें क्या पाए जाते हैं, पखंड, उड़ने के लिए पंख के काम आते हैं। तितली में क्या होते हैं, पंख होते हैं, पक्षी में पंख होते हैं, चमगादड़ में भी पंख हो जाते हैं। देखने में क्या लगते हैं आपको, पंख समान दिखते हैं, लेकिन उत्पत्ति इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये होते हैं समवर्ती अंग। अंग क्या होते हैं, हम देख रहे हैं बाहर से, तो क्या बाहर से देखेंगे तो क्या है, समान है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, समवर्ती अंग बोलते हैं। और इनकी समानता जिस रूप से हमें दिखाई देती है तो उसे बोलते हैं समरूपता। जैसे तितली, पक्षी, चमगादड़, इनके जो हम पंख देखें तो बाहर से हमें क्या दिखते हैं, समान दिखते हैं, लेकिन उनकी जो अंदर से संरचना है वो क्या है, उनकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है। अवशेषीय अंगों से प्रमाण, अब हमें अवशेषीय अंग जो प्राप्त हुए हैं उनसे देखो किस प्रकार से प्रमाण मिलते हैं। मानव शरीर में देखो अवशेषीय अंगों से प्रमाण, हमारे शरीर में जैसे धीरे धीरे विकास हुआ तो जो उपयोगी था उनका तो विकास हुआ, जो अवशेष ही रहेगी, जो हम प्रयोग नहीं लेते वो क्या होंगे, हमारे शरीर में अभी भी पड़े हैं। जैसे अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, पहले जब इंसान घास फूस खाता था तो अपेंडिक्स क्या करती थी, पचाने के काम में आती थी, लेकिन अब घास फूस खाना बंद कर दिया तो अपेंडिक्स क्या, हमारे वेस्टिज है। कर्ण पेशियां हमारी, वो निमेशक पटल होता है, हमारी आंख की जो पुतलियां है ना, पुतलियां जो पलकें हैं, पलकों के नीचे में एक छोटा सा भाग होता है, उसे बोलते हैं निमेशक पटल, वो भी क्या है, अब कोई काम का नहीं है। शरीर पर बाल भी कोई काम के नहीं है। तो ये सभी क्या है, अवशेषीय अंगों से हमें प्रमाणित होता है कि पहले व्यक्ति का धीरे धीरे विकास हुआ है। भ्रूण विज्ञान से विकास के प्रमाण, जो भ्रूण विज्ञान है वो हमारे किस प्रकार से हमें विकास के प्रमाण देता है। जैसे देखो जीव परिवर्तन, जीव में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और पूर्वज क्या हुए, गुजर गए। जीव में परिवर्तन हुआ और पूर्वज गुजर गए और धीरे धीरे क्या हुआ, नए पूर्वजों का निर्माण हुआ और नए जीव बने। जैसे मानव का भ्रूण मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी, इनमें क्या पाई जाती है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत बोला है कि मानव का भ्रूण, मछली का भ्रूण आप देखेंगे, मेंढक का भ्रूण देखेंगे, सरीसृप का देखेंगे और पक्षी का देखेंगे। तो पहले जब हम देखते हैं तो मानव का भ्रूण है ना, जब छोटा होगा, सबसे छोटा जब मानव भ्रूण बनता ही है उस टाइम हमें क्या लगेगा कि हम देखेंगे तो ये बोलेंगे कि मछली का भ्रूण है। फिर धीरे धीरे विकास होता है उस भ्रूण में, तो ये मेंढक के समान दिखाई देगा, मेंढक के भ्रूण के समान। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या लगेगा, सरीसृप के समान लगेगा और पक्षी के समान लगेगा लास्ट में। तब हमें ये क्या लगता है कि मानव का निर्माण है, पहले मछली से हुआ, फिर मेंढक बना, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, इसी प्रकार से क्या हुआ, यानी भ्रूण विज्ञान से हमें प्रमाण मिलता है कि मनुष्य का विकास इनसे हुआ है। इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि पुनरावृत्ति हुई जिस वजह से क्या हुआ, मानव का निर्माण है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है, भ्रूण विज्ञान, जिसमें मानव भ्रूण क्या है, समान है। संयोजी कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण, संयोजी कड़ियां, यानी संयोजी कड़ियों से क्या हुआ, एक कड़ी थी दूसरी कड़ी में चली गई, यानी कि और काफी जीव, तो क्या एक जीव था दूसरे जीव में परिवर्तन हो गया, यानी कि उसकी बहुत सारे पूर्वज, इधर बहुत सारे पूर्वज, यहाँ से पूर्वज इसमें चले गए, यहाँ से पूर्वज इसमें चले गए, यानी इसका विकास हो गया, लेकिन कुछ क्या थे, बीच में रह गए। तो ये अगर बीच में रह गए तो हमें ये प्रमाणित करते हैं कि पहले ये चीज थी पर ये चीज थी। योजक कड़ियों से हमें यही प्रमाण मिलता है कि जैव विकास किस रूप से हुआ। जीव यहाँ पे लिख रखे हैं जीव, यहाँ पे लिख रखी है योजक कड़ी। विषाणु किसका है, सजीव व निर्जीव दोनों का के बीच की योजक कड़ी है विषाणु। युगलिना पादप व जंतु दोनों की योजक कड़ी है युगलिना, अभी तक जीवित है ये। पेरिपेटस विषाणु युगलिना और पेरिपेटस एनेलिडा व ऑर्थोपोडा की क्या है, योजक कड़ी होती है पेरिपेटस। याद रखना है योजक कड़ियों के बारे में। सजीव व निर्जीव की कौन सी है, विषाणु। पादप व जंतु की कौन सी है, युगलिना। पेरिपेटस किसकी है, एनेलिडा व ऑर्थोपोडा की है। डकबिल प्लेटिपस ये पक्षी तथा स्तनधारी इनकी योजक कड़ी होती है। ऑर्कियोप्टेरिक्स ये वर्तमान में नहीं है, ऑप्टेरिक्स सरीसृप एवं पक्षी की क्या है, योजक कड़ी है। फुफ्फुस मछली होती है, वो पिसीज व एम्फीबिया की क्या है, योजक कड़ी है। बाकी सभी जीवित हैं लेकिन वर्तमान में ये नहीं है, ऑक्टियोप्टेरिक्स।
फिर एक प्रमाण और आता है जीवाश्म प्रमाण। योजक कड़ीय प्रमाण देख लिया, अब जीवाश्म प्रमाण देखो किस प्रकार से हुआ है मानव का विकास। जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की अवसादी चट्टानों से संरक्षित जो अवशेष है उसी को बोलते हैं जीविकासी प्रमाण, यानी कि जो चट्टानें हैं उनसे जो हमें प्रमाणित होता है, तो इसे इसके द्वारा सिद्ध होता है कि मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ है। जो सबसे पुरानी चट्टानें हम देखते हैं उसमें जीवाश्म अवशेष पाए गए हैं, स्पंज, मूंगा, कवक और शैवाल। तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, सबसे पहले बने स्पंज, फिर मूंगा, कवक, शैवाल, ये बने। उसके बाद में दूसरी चट्टानें प्राप्त होती हैं, वो दूसरी चट्टानें में मछलियाँ और स्थलचरी जो चट्टानें हैं उनमें मछलियों और स्थलचरी के अवशेष मिले। तो उसके बाद में क्या बने, मछलियाँ बनी, स्थलचरी बनी। थर्ड जो पुरानी जो चट्टानें आती हैं उसमें दैत्याकार डायनासोर का निर्माण हुआ, यानी कि क्या हो, डायनासोर बने। पहले स्पंज, मूंगा, कवक और शैवाल, फिर मछलियाँ, जल, स्थलचरी, फिर दैत्याकार डायनासोर का निर्माण। परिणाम स्वरूप ये क्या बोलेंगे कि ये तो सरल जीव है, फिर दैत्याकार डायनासोर बना, यानी कि क्या हुआ, पहले सरल जीवों का निर्माण हुआ, उसके बाद में जटिल जीवों का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट देखो प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण। प्राणी भौगोलिक परिवर्तन का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो प्रारंभिक भूभाग क्या था, प्राणी भौगोलिक वितरण, यानी कि हम ज्योग्राफी के रूप से देखेंगे। ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होंगी, दो प्लेटें थी वो आपस में टकराई, फिर ऐसे निर्माण हो गया। उसी प्रकार से इसमें समझ में आ जाएगा कि प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण किस प्रकार से है। प्रारंभिक भूभाग, यानी पहले हमारी पृथ्वी क्या थी, गोल थी, यानी पृथ्वी की अभी भी गोल है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी में क्या थी, गोल रूप से सभी समान रूप से पाए जाते थे। फिर इसके बीच में क्या हो गए, महासागर आ गए और महाद्वीप बन गए। अब बीच में महासागर और महाद्वीप होने के बाद में क्या हुआ, ये पृथ्वी 6 भागों में विभक्त हो गई, यानी कि ऊपर के रूप से जैसे जीव जंतु रहते हैं उस प्रकार से इसमें पानी आने की वजह से और द्वीप बन गए, जिस वजह से पृथ्वी का 6 भाग हो गए। और जीव जंतु भी क्या हो गए, यहाँ के जीव जंतु यहाँ रह गए, यहाँ के जीव जंतु यहाँ रह गए, यहाँ के यहाँ सभी एक दूसरे की से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यानी परिस्थिति के अनुसार अब यहाँ की जो परिस्थिति थी, यहाँ पे गर्म हवा है, ठंडी हवा है, जिस प्रकार से अलग अलग रूप से जो जीव अपने आप को अडॉप्ट कर सकते थे वो तो जीवित रह गए, बाकी सब मर गए। यानी कि जो जीव जंतु यहाँ रह गए वो यहाँ के जैसे हो गए, वो यहाँ के सब अलग अलग रूप से हो गए। कहीं वहीं जो थे वो वहीं सिमट के रह गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कई तो क्या हो गए, यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट हो गए, कई यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट हो गए, लेकिन कई क्या थे, जहाँ थे वहीं रह गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ध्रुवों पर ध्रुवी भालू है, वो ध्रुवी भालू ध्रुवों पर ही पाया जाता है। पेंगुइन भी क्या हो गया, अपनी जगह पे स्थिर रह गया। तो ये क्या हो गया, ये सिमट के रह गए। तो ये हमें प्रमाणित करते हैं कि प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण इस प्रकार से जीव का विकास हुआ है। जैव रासायनिक प्रमाण, जैव रासायनिक प्रमाण देखो किस प्रकार से होता है। जैव रासायनिक यानी कि जीव के अंदर जो रासायनिक क्रिया हुई उसके बारे में चर्चा है। तो सबसे पहले जीव द्रव्य की रचना, यानी प्राणी तथा वनस्पति में क्या हुआ, सबसे पहले कोशिका का निर्माण हुआ। अब कोशिका के निर्माण के बाद में उसमें क्या बना, जीव द्रव्य बना। जीव द्रव्य में होता है प्रोटीन, जल, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अब देखो प्रोटीन में क्या पाया जाता है, जो जीव द्रव्य है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अब जीव द्रव्य में प्रोटीन देखो, प्रोटीन में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल में पाया जाता है HO, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोबारा देखो, फास्ट हो गया थोड़ा। जीवों में पाया जाता है प्रोटीन, जीवों में जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। वसा में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल में होता है HO, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गुणसूत्र की रचना, गुणसूत्र की रचना से भी देखो हमें प्रमाण मिलता है। गुणसूत्र की रचना पहले तो जीव द्रव्य की रचना, ये रासायनिक संरचना हो रही है जीवों के अंदर। पहले तो हमने क्या पढ़ ली, पहले हमने पढ़ ली कि जीव द्रव्य की रचना से हमें ये प्राप्त होता है। फिर गुणसूत्र की रचना से, गुणसूत्रों की संरचना क्या होती है, समान होती है सभी जीवों में। सभी जीवों में क्या पाए जाएंगे, सम गुणसूत्र पाए जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस हिसाब से पाए जाते हैं। यानी सभी जीवों में गुणसूत्र की संरचना से। एंजाइम की समानता, यानी एंजाइम सभी जीवों में समान पाए जाते हैं। हार्मोन समान होते हैं। रुधिर की संरचना समान होती है। जो प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं वो समान होते हैं रुधिर में। कार्य की से जैव विकास के प्रमाण, यानी कार्य की से जैव विकास के किस रूप से प्रमाण मिलते हैं वो देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारा क्या है, सबसे छोटा अमीबा। अमीबा से लेके मानव तक में पाचन, उत्सर्जन और श्वसन ये सभी क्या है, समान है। यानी कार्य की, यानी कार्य करना। शरीर हमारा जो अंदर से शरीर है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कार्य कर रहा है। तो ये कार्य की हमारे शरीर के अंदर की बात हो रही है कि हम क्या, मानव क्या करता है, पाचन, उत्सर्जन और श्वसन ये सभी अमीबा भी यही करेगा और मानव भी यही करेगा। यानी कि सूक्ष्म जीव है वो जटिल जीव है, मानव उन सभी में क्या हो रहा है
इस एक प्रकार का समान में जैव विकास का प्रमाण मिल रहा है, यानी कार्य की इनकी समान है। आनुवंशिकी जैव विकास के प्रमाण हमें किस प्रकार से मिलते हैं? मनुष्य आनुवंशिकी में क्या होंगे? गुणसूत्र होंगे, तो गुणसूत्र मनुष्य में 46 है, चिंपांजी में 48 है, तो ये भी हमें क्या मिलते हैं? जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। औतकी प्रमाण, यानी उत्तक है उनसे उत्तक या धन को क्या बोलते हैं? औतकी। तो औतकी का प्रमाण मछली से क्या हुआ? मनुष्य का निर्माण बोलते हैं कि मछली क्या हुआ? मछली का हृदय में क्या होता है? कर्मिक विकास हो रहा है मनुष्य की तरह। मछली हृदय में क्या पाए जाते हैं? एक आलिंद और एक नीले। मेंढक में ये याद रखेंगे आप, मछली के हृदय में कितने पाए जाते हैं? एक आलिंद और एक नीले। मेंढक में 2 आलिंद और 1 नीले। मनुष्य में पाए जाते हैं 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। दोबारा देखो, मछली के हृदय में 1 आलिंद 1 नीले, मेंढक में 2 आलिंद 1 नीले, मनुष्य में 2 आलिंद और 2 नीले प्रेजेंट होते हैं। पारिस्थितिकी प्रमाण इस प्रकार से हमें क्या मिलता है कि विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले पक्षी, जंतु, पौधों का क्या हुआ? विकास परिस्थिति विशेष के कारण होता है, और नई पीढ़ी में भी ये परिवर्तन हमें क्या देता है? दिखाई देता है, यानी परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से डेवलप हुए, ये बोलता है पारिस्थितिकी प्रमाण। अब हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? ये फर्स्ट ग्रेड में आया था 2014 में। तो गोनोरिया, लेप्रोसी, ल्यूकेमिया और ल्यूकोरिया। तो इसमें आंसर है ल्यूकेमिया। समर्थ का जीवन यानी सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के विकास का सही अनुक्रम है? ये मैंने आपको विकास के अनुक्रम में बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें बता दूंगी। हियोपिस, मेजोहिपस, मेरिचिपस, प्लियोहिपस और इक्वस, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं आया, लेकिन दूसरी एग्जाम में इसको मैंने उसमें से पढ़ा है। इयोहिपस, मेजोहिपस, पेरिचिपस, प्लियोहिपस और इक्वस। लेमार्क के मतानुसार पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर के कुछ अंग वृद्धि करके जटिल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? ये शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर के कुछ अंगों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य गैसें थी, तो जलवाष्प था, मीथेन थी, अमोनिया था और ऑक्सीजन था। और क्योप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजकड़ी है? तो ऑक्टोरियोपेट्रिक्स किसकी है? उभयचर व पक्षी की। मेमथ पूर्वज है हाथी का। आनुवंशिक की इकाई होती है जीन। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन है एक डीएनए का एक भाग होते हैं जीन। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46। ऑटोसोम्स मैंने बताया था, एक तो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक ऑटोसोम्स जो क्या होते हैं 22 होते हैं, उनमें से एक लास्ट 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। 22 जो जोड़े होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ओके, अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो डटे रहे, बाकी को थैंक यू, धन्यवाद।